सोशल नेटवर्क अभी भी हम लोग मैं बाइक से आ रहा था और मिल गए 11th के 4-5 बच्चे। थोड़े से परेशान टाइप के बच्चे हैं ये, कि क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। और इनका आप शक्ल याद हो गया है मुझको। जब ये आते हैं तो मैं एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत दिखाता हूँ उनको। ये दिख गए मुझे कहाँ पर, पुलिस लाइन के बाहर। मैं बाहर जा रहा था तो अंदर आए, अरे सर नमस्ते सर, एक पीरियड खाली है, चलिए पढ़ा दीजिए। दोपहर को, शाम को 5 बजे, स्कूल में तुम नहीं हो, मैं भी स्कूल में नहीं हूँ, और वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ? टाइम पास कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है अभी, तो मैं किसी जरूरी काम से आ रहा हूँ। एक बच्चा था जिसमें उसको लगता है कि मुझे हेल्प लेनी थी सर से। बोलता है सर अगर आपसे स्टडी टिप्स लेने हो तो फिर कैसे, कब आएँ? मैंने कहा बेटा फ़ोन करके शाम को 7 बजे आ जाना, फ़ोन करके आना। बिकॉज ठीक करके चले गए। ये 4-5 बच्चे हैं जो ग्रुप में रहते हैं अक्सर। हमेशा बच्चे अक्सर ग्रुप बना के रहते हैं। इसमें बताया गया है कि ग्रुप ग्रुप से क्या होता है, इतनी हम इसकी हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। आपके हमारे माँ बाप बोलते हैं दोस्त ऐसे बनाओ, ऐसे मत बनाओ, इनको बनाओ, इनको मत बनाओ। जब आप अच्छे दोस्त बनाने जाओगे तो आपको दोस्त ही बनाते हैं वो लोग। अक्सर हमारे टाइप के लोग हमसे दोस्त बनते हैं। जब मैं एग्जाम में फेल हो गया तो फेल बच्चा मेरा दोस्त बन गया। पापा मम्मी बोल रहे हैं टॉपर से बनो, दोस्ती करो। टॉपर हमसे दोस्ती नहीं करता, हम क्या करें? तो इसमें लिखा है, रिस्पेक्टेड सर, आई हैव ज्वाइंड योर क्लास एंड यू हैव शोन अस अ स्पीच विच वाज ऑन द सोशल नेटवर्क वी हैव एंड देयर इफेक्ट ऑन अस। के सोशल नेटवर्क का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। आई एम नॉट अग्री विथ यू टोल्ड और शोन अस। मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूं जो उसने दिखाया है। ठीक है। वी कैन मेक फ्रेंड्स ओनली दोज टू whom our thoughts, emotions and unless way unless way of thinking is matched। unless वर्ड गलती से डाल दिया है, अंग्रेजी, डॉन बॉस्को की अंग्रेजी बेचारे की। क्या हम खाली उन्हीं से दोस्ती कर सकते हैं जो हमारे से थॉट्स या इमोशंस मैच करते हैं, बस। सो हाउ कैन आवर फ्रेंड्स कैन मेक अस फैटी। इसमें बताया गया है कि आपके दोस्त अगर फैट हैं तो आपके भी फैट होने के 50% चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये इसने बताया नहीं है, इसने रिसर्च किया है 6 साल तक। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमारा दोस्त मोटा है तो हम भी मोटे हो जाएंगे? ये नहीं बोल रहा है मोटे हो जाएंगे, बोल रहा है मोटे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप ऐसे कैसे हो जाएगा? बिकॉज इफ यू आर नॉट विलिंग टू बी एज समवन एल्स नो वन कैन मेक यू लाइक हिम। अगर तुम्हारे अंदर, पापा मम्मी कहते हैं ना, विल पावर रखो। विल पावर बोलता है अगर तुम किसी की तरह नहीं बनना चाहते हो तो कौन तुम्हें बना देगा? यस, मेनी पीपल बिकम एज फ्रेंड्स, neighbors or someone in his relation, but I think that is he or she wants to be like that, so he will be like that। मतलब जो जिस जैसा बनना चाहता है वैसा बनता है। as example, you have friend circle and two of them smoke and drink, and once one of them said that please try, nothing will happen once। they are giving you temptation। वो तुम्हें क्या दे रहे हैं? टेम्पटेशन मतलब चॉकलेट। टेम्पटेशन मतलब लालच। अरे एक बार ले ले यार, दारू पी ले एक बार, कुछ नहीं होता, एक बार से कुछ नहीं होता। बट इट इज ऑन यू दैट यू विल ज्वाइन देम और नॉट। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ज्वाइन मत करो उनको। सो द ओनली थिंग विच आई वॉन्टेड टू से इज दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, देन नो वन कैन मेक यू लाइक हिम और टू ज्वाइन इंगेज विथ हिम इन हिज बैड वर्क्स। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस दिस बाई दिस लाइन्स। मैं अपनी इस बात को, कि अगर आपके पास विल पावर है तो आपके फ्रेंड्स जिनकी गंदी आदतें हैं वो आपको अपने जैसा नहीं बना सकते। डाली पर बैठे हुए परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उस पर क्यों है? क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने इस पर स्माइल डाल दिया है एक छोटा सा। आई ओनली रिटन these lines because I want to say that if she or he has trust in himself, he will never be with anyone or will argue or will acquire the character of anyone which is no meant for him, which is no meant for him, not meant for him or her। Please forgive the mistakes done in the writing। Forgiven। लेकिन ये इस बेचारे को ये चीज सब मुझे लगता है पापा से भी शायद बात की होगी, थोड़ा बहुत इसमें सुना होगा। जब मैंने इसको समझा, सुना, तो मेरे मन में क्या आया मैं बताऊंगा बाद में। पहले इसको हम लोग देख करके मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है?
निकोलस क्रिस्टाकिस। For me, this story begins about 15 years ago when I was a hospice doctor at the University of Chicago. And I was taking care of people who were dying and their families in the south side of Chicago. And I was observing what happened to people 15 साल पहले जब मरीज देख रहा था तब ये कहानी शुरू हुई। and their families over the course of their terminal illness. टर्मिनल इलनेस मतलब टर्मिनल इलनेस बुढ़ापे एकदम लास्ट बीमारियां जिसमें उसके बाद फिर बचेंगे नहीं, फिर मर जाएंगे। उस समय जब उनकी देखभाल करता था तब की कहानी है। I was studying the widower effect, which is a very old idea in the social sciences, going back 150 years, known as dying of a broken heart. और मैं क्या स्टडी कर रहा था? विडोवर इफेक्ट। विडोवर मतलब विधवा। ये बहुत पुराना सोशल साइंस में बहुत पुराना इफेक्ट है, करीब 150 साल पुराना इफेक्ट है। I die, my wife's risk of death can double, for instance, in the first year. अगर मैं मरता हूं तो पहले साल में मेरी वाइफ की डेथ का रिस्क डबल हो जाता है फर्स्ट ईयर में। और ये बात सच है। हमारे यहाँ बॉम्बे में एक बूढ़ा बुढ़िया रहते थे साथ में। जिस दिन वो हस्बैंड खत्म हुआ उसी दिन उसकी वाइफ खत्म हो गई। उसका हस्बैंड की डेथ हुई एक्सीडेंट से, उसकी वाइफ की डेथ हुई हार्ट अटैक से। तो इसको बोलते हैं कौन सा इफेक्ट? विडोवर इफेक्ट। I had gone to take care of one particular patient, a woman who was dying of dementia. And in this case, unlike this couple, she was being cared for by her daughter. And the daughter was exhausted from caring for her mother. तो ये एक कपल का केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कौन कर रहा था? उसकी डॉटर। And the daughter's husband, he also was sick from his wife's exhaustion. उसकी वाइफ देखभाल कर करके थक चुकी थी और उसका हस्बैंड भी उसकी वाइफ की थकावट से परेशान था। And I was driving home one day and I get a phone call from the husband's friend. बेटा पता है अगर तो calling me because he was depressed about what was happening to his friend. So here I get this call from this random guy that's having an experience that's being influenced by people at some social distance. And so I suddenly realized two very simple things. First, the widowhood effect was not restricted to husbands and wives. And second, it was not restricted to pairs of people. तो इसने दो चीजें खोजी। विडोवर इफेक्ट में इसको समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि खाली हस्बैंड वाइफ में ही विडोवर इफेक्ट रहता है, हस्बैंड वाइफ के अलावा भी बाहर भी रहता है। और तीसरा, खाली पेयर ऑफ पीपल में नहीं रहता, पेयर से बाहर भी जाता है। And I started to see the world in a whole new way. इसीलिए इसका नाम पहले विडोवर इफेक्ट रखा कि हस्बैंड के मरने पर वाइफ की डेथ की चांसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन अब ये कह रहा है कि इट इज नॉट जस्ट विडोवर इफेक्ट, इट इज सम अदर इफेक्ट। इसलिए इसको सोशल नेटवर्क इफेक्ट बोलेंगे हम लोग आगे। Pairs of people connected to each other. And then I realized that these individuals would be connected into foursomes with other pairs of people nearby. और these people will be connected into foursomes, और ये लोग 2-4 से जुड़ेंगे, 4-5 से जुड़ेंगे। तो ऐसे नेटवर्क बढ़ते जाएगा। That in fact, these people were embedded in other sorts of relationships, marriage and spousal and friendship and other sorts of ties. And that in fact, these connections were vast. And that we were all embedded in this broad set of connections with each other. So I started to see the world in a completely new way, and I became obsessed with this. Obsessed मतलब पागल हो जाना। जैसे बच्चों ने मुझे देखा और बोला सर पढ़ा देंगे, क्योंकि उनको पता है सर पागल है पढ़ाने के लिए। कोई भी मिलता है पकड़ के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर भी कोई खाली है, चलो बैठ के पढ़ाता हूँ। तो बोलते हैं मैं पागल हो गया फिर इस इफेक्ट से, फिर मैं ऑब्सेस्ड हो गया। Obsessed with how it might be that we're embedded in these social networks and how they affect our lives. So social networks तो उसको फिर लगा कि मैं देखूं कि हम लोग की लाइफ पूरी एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब इसी सोशल नेटवर्क में फंसी हुई है। और तो फिर मैं देखना चाहता था कि इसका इफेक्ट क्या होता है हमारी लाइफ में। Things of beauty. And they are so elaborate and so complex and so ubiquitous, in fact, that one has to ask what purpose they serve. Why are we embedded in social networks? I mean, how do they form? How do they operate? And how do they affect us? बल्कि मैंने स्टडी किया कि सोशल नेटवर्क बनते कैसे हैं, अफेक्ट कैसे करते हैं, कैसे चलते कैसे हैं। And so my first topic with respect to this was not death, but obesity. And I suddenly, it had become trendy to... तो उसने फिर स्टडी क्या किया? डेथ नहीं स्टडी किया सोशल नेटवर्क के पर्सपेक्टिव में। क्या स्टडी किया?
सिटी, ओबेसिटी मतलब सफेद। मोटापा। मोटापा एक तरह की बीमारी का लक्षण है। About the obesity epidemic, and along with my collaborator, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब जो फैलती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक है, महामारी एपिडेमिक है, मलेरिया एपिडेमिक है, एक को हो जाएगी तो दूसरे को होने के चांसेस रहते हैं। ठीक, बैठो। या आप पीछे बैठ जाओ, उसको आगे बैठा दो। थैंक यू वेरी। Sorry. Scholar, we began to wonder whether obesity really was epidemic and could it spread from person to person like the 4 people I discussed earlier. तो इसको लगा कि ये चेक करें, ओबेसिटी तो खाना खाने से होता है, ज्यादा खाने से होता है, लाइफस्टाइल से होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि मलेरिया की तरह फैले या खांसी की तरह फैले? तो वो स्टडी करना शुरू किया इन्होंने। So this is a slide of some of our initial results. It's 2,200 people in the year 2000. Every dot is a person. We make the dot size proportional to people's body size. So bigger dots डॉट साइज प्रोपोर्शनल है बॉडी साइज से। are bigger people. And in addition, if your body size, if your BMI, your body mass index is above 30, if you're clinically obese, we also color the dots yellow. So if you look at this image right away, you might be able to see that there are clusters of obese. कि अगर येलो है, येलो मतलब आपके अंदर में खाली बॉडी वेट नहीं बढ़ा है, आप क्लिनिकली भी मोटे दिखते हैं, और बाकी साइज के हिसाब से आप आदमी का डॉट मतलब साइज का हिसाब, बड़ा डॉट मतलब बड़ा साइज, छोटा डॉट मतलब छोटा साइज। And non-obese people in the image. But the visual complexity is still very high. It's not obvious exactly what's going on. In addition, बोलते विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, आप देख करके नहीं बता सकते कि इसमें क्या चल रहा है। questions are immediately raised. How much clustering is there? Is there more clustering than would be due to chance alone? How big? क्लस्टरिंग बोल रहा है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्लस्टरिंग कितनी है। क्लस्टरिंग मतलब इकट्ठे हो जाना। जैसे वो 4-5 बच्चे मुझे साथ में मिले, तो उसमें से 2 बच्चे हमेशा इकट्ठे रहते हैं स्कूल के, तो बोल रहा है क्लस्टरिंग अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि एक ही टाइप के लोग एक साथ हैं कि नहीं। The clusters, how far do they reach? And most importantly, what causes the clusters? So we did some mathematics to study the size of these clusters. This here shows on the y-axis the increase in the probability that a person is obese given that a social contact of theirs is obese, and on the x-axis the degrees of separation between the two people. And on the far left you see the purple line. It says that if your friends are obese, your risk of obesity is 45% higher. And बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसमें डिग्री ऑफ सेपरेशन, मतलब अगर ये बंदा है तो इससे ये 2 बंदों के बीच में डिग्री सेपरेशन अगर 1 है, कि जैसे आप मुझे डायरेक्टली जानते हैं तो ये हम इसमें आएंगे। अगर आपके पिताजी के बारे में सोचें तो रेड वाले में आएंगे, सेकंड डिग्री हो गया। वो मुझे नहीं जानते अच्छे से, लेकिन आप मुझे जानते हैं। थर्ड वाले में आपके डैडी के फ्रेंड और मेरे बीच में ये रिलेशनशिप है। तो कह रहे हैं कि अगर आप डायरेक्टली दोनों फ्रेंड्स हैं तो ओबेसिटी के चांसेस हमारे 45% बढ़ जाते हैं। ये स्टडी हुआ, उन्होंने किया। तो आपके डैडी अगर ओबीस हैं और आप ओबीस नहीं हैं, तो मेरे और उनके बीच में जो चांसेस, मेरे ओबीस होने के चांसेस हैं वो कितने हैं? 25% हैं। next bar over, the orange line says if your friends are obese, your risk of obesity is 25% higher. And then the next line over says if your friends, someone you probably don't even know is obese, your risk of obesity is 10% higher. And it's only when you get to your friends that there's no longer a relationship between that person's body size and your own body size. तो कब रिलेशनशिप नहीं है दोनों की बॉडी साइज में? फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड का फ्रेंड, जब 4 टाइम्स दूर, और उसके पहले जितने भी लोग हैं उनके बीच में और आपके बीच में बॉडी साइज का रिलेशनशिप है। Well, what might be causing this clustering? There are at least 3 possibilities. One possibility is that as I gain weight, it causes you to gain weight. A kind ये of क्लस्टरिंग क्यों हो रही है? सबसे पहला बोल रहा है शायद इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन मतलब मैं मोटा हूं तो शायद उसकी वजह से आप भी मोटे हो गए। induction, a kind of spread from person to person. Another possibility, very obvious, is homophily, or birds of a feather flock together. Here, दूसरी चीज है होमोफिली। होमोफिली मतलब एक तरह के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी वजह से आप मोटे हुए हैं, आप भी मोटे हैं, मैं भी मोटा हूं, हम दोनों साथ में घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं होमोफिली। form my tie to you because you and I share a similar body size. And the last possibility is what is known as confounding because it confounds our ability to figure out what's going on. And here the idea is not that my weight gain is causing your weight gain, nor that I preferentially form a tie with you because you and I share the same body size,
but rather that we share a common exposure to something like a health club that makes us both lose weight at the same तो time. कंफाउंडिंग मतलब हो सकता है कि हम दो लोग एक्सीडेंटली आप भी मोटे हैं मैं भी मोटा हूं और जिम में जा रहे हैं तो हम जिम में मिल रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है क्लस्टरिंग हो रहा है तो पहला क्या था इंडक्शन दूसरा था होमोफिली तीसरा था कंपाउंडिंग And when we studied these data, we found evidence for all of these things, including for induction. And we found that if your friend becomes obese, it increases your risk of obesity by about 57% in the same given time period. And there can be many mechanisms for this effect. One possibility is that your friends say to you something like, they adopt a behavior that spreads to you, like they say, let's go have muffins and beer, which is a terrible combination. But you adopt that combination and then you start gaining weight like them. तो ये बोल रहा है कि ये तो फिर हमने जब इसको फॉलो किया है तीनों में से तीनों को तो इंडक्शन वाले की वजह से हमको लगा कि शायद ये ऐसा होता है फ्रेंड्स के साथ में कि फ्रेंड्स एक दूसरे को सजेशंस देते हैं चलो मफिन्स और बियर पी के आते हैं तो हम लोग यहाँ तो पीते नहीं हम लोग यहाँ चलो बोलते हैं चलो टिक्की खा के आते हैं या चाट खा के आते हैं तो अब एक फ्रेंड जा रहा है तो दूसरा चला गया साथ में ऐसे घूमते फिरते कोक पी के आते हैं कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं तो वो बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन बेकार है लेकिन आपका फ्रेंड कर रहा है तो आपको भी लगता है चलो करके आते हैं Another more subtle possibility is that they start gaining weight and it changes your ideas of what an acceptable body size is. And here what's spreading from person to person is not a behavior, but rather a norm. An idea is spreading. ये चीज था जो वो लड़का मिस कर गया नॉर्म मतलब नॉर्मल जैसे आजकल डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़ी हैं कि सुबह मैं नाश्ता नहीं करता सुबह उठता हूँ तो एक कप चाय वगैरह पी लेता हूँ फिर सीधे जाकर के मैं 1:30 या 2 बजे खाना खाता हूँ तो नॉर्म मतलब डॉक्टर साहब मेरे पीछे पड़ी हैं कि आप सुबह कुछ खाओ ज्योति आती है बोलती भैया कुछ खा लीजिए सुबह चाहे एक एप्पल ही खा लीजिए लेकिन जिनोगा के हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ एक योग की बुक है कहती है धीमे धीमे आपको सुबह का खाना बंद करना चाहिए फिर रात का खाना बंद करना चाहिए और दिन में केवल एक टाइम खाना खाना चाहिए और वो भी 24 मॉर्शल बस उसके अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए 24 कॉर और इसमें आपका सारा खाना होना चाहिए तभी आप मॉलिक्यूलर बॉडी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी तभी आप बना सकते हैं ऐसा वो कहती है मैं पिछले 5 साल से अभी तक उस पर आ नहीं पाया हूँ बट धीमे धीमे ला रहा हूँ अब मेरा नॉर्म क्या है कि आई वॉन्ट टू कम ब्रिंग डाउन माई डाइट टू 1 a day लेकिन नॉर्म क्या है तो ये अब मेरा नॉर्म मैं घटा रहा हूं लेकिन पब्लिक का नॉर्म क्या है नॉर्मल खाने का सुबह नाश्ता करना चाहिए दोपहर को अच्छा खाना खाना चाहिए और रात को अच्छा खाना खाना चाहिए बीच में एक बार शाम को नाश्ता चाय वाय के साथ कर लो ये नॉर्म है तो ये बोला है कि आपके फ्रेंड्स का अगर बॉडी वेट मान लीजिए 50 से 60 हो गया या 70 हो गया तो आपको लगेगा 70 नॉर्मल है यार उसका भी तो है लेकिन उसके पहले 10 साल पहले आपको लगता था नॉर्मल 50 है लेकिन आपके फ्रेंड का 80 हो गया तो आपको लगेगा चलो 70 तो कोई बात ही नहीं दिक्कत नहीं नॉर्म जो नॉर्मल है उसकी डेफिनेशन दिमाग में बदल जाती है सर तो सर उससे फायदा क्या होगा जब आप 24 पहुंचते हैं हाँ वो तो सीक्रेट है सर अरे सर नहीं उसमें ये कहते हैं जिनोगा में कहते हैं कि हमारे बॉडी में इम्पल्स जो आती है एनर्जी आती है फूड से आती है आई से आती है सांस से आती है स्किन से आती है और ईयर से आती है ये सारी की सारी एनर्जी ब्रेन में जाती है और ब्रेन में जाने के बाद ये एनर्जी मेटाबोलाइज होती है कुछ होता है ब्रेन में आईईएसएम में जब ये मेटाबोलाइज होती है तो आई कितना है ई कितना है एस कितना है उसी हिसाब से एनर्जी वो मेटाबोलाइज होती है अब इसको देख करके हो सकता है जैसे इनको हंसी आ रही है तो क्यों हंसी आ रही है क्योंकि इनका ई और एस सेंटर इनको कुछ जोक याद दिला रहा है मेरी आवाज सुन करके इनके कान में आई सेंटर नहीं ट्रिगर हो रहा है ई और एस ट्रिगर हो रहा है लेकिन अगर यही एनर्जी मेरा अगर 5221 है तो अगर ये पांचों ये एनर्जी तो बाहर से आती रहेगी 24 आवर्स ये एनर्जी खूनी के बॉडी में भी आ रही है और साधु के बॉडी में भी आ रही है लेकिन जब इस एनर्जी को आप प्रॉपरली रेगुलेट करेंगे तब आपके सेक्शन आईईएसएम के जो सेंटर्स हैं वो 5221 हो जाएंगे और 5221 जब हो जाएंगे तो वो एनर्जी इकट्ठी होगी और जाएगी सेक्शन 2B में और सेक्शन 3 में और सेक्शन 4 में सेक्शन 2B आपके ब्रेन में वो सेल्स पैदा करता है जिससे कि कंसंट्रेशन मेडिटेशन इंट्यूशन पॉसिबल होते हैं और जब ये तीनों पॉसिबल होते हैं तब आपके अंदर ब्रेन में एनर्जी इकट्ठा होना शुरू होती है उससे पहले इकट्ठा होती नहीं खाली वेस्टेज होती है और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 और 4 क्या होता है अगर वो सेक्शन 3 और 4 खुल जाता है आपका
देन यू कैन सेपरेट योर फिजिकल बॉडी फ्रॉम योर मॉलिकुलर बॉडी। जैसे एक डॉक्टर ब्रायन वीस हैं, तो वो अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं और उनको ले जाते हैं बचपन में, और फिर बचपन में ले जाते लाते पास्ट लाइफ में भी ले जाते हैं। उसी से पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके यहाँ टीवी से लाता था पहले, जिसमें कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन ले जाते थे, बचपन में ले जाते थे, पिछले जन्म में ले जाते थे। तो एक बार ये कर रहे थे, और एक्चुअली ले जाते हैं आपको। जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी तो वहीं पड़ी होती है, लेकिन आप ट्रैवल करते हैं ना अपने माइंड के अंदर में, और किसी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, दैट इज योर मॉलिकुलर बॉडी। तो मॉलिकुलर बॉडी से जब आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो उस बॉडी के साथ आदमी कुछ रीलिव करके आता है अपने खराब खराब एक्सपीरियंसेस या अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस। तो एक बार ये प्रोग्राम कर रहे थे ब्रायन वीस, तो एक वहाँ जेन मॉनेस्ट्री में कर रहे थे प्रोग्राम। तो उन्होंने एक मॉन्क आया वहां पर, बोलता है अच्छा जब आप अपने पेशेंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो क्या आप भी उनके साथ जा पाते हैं उनके ड्रीम्स में और उनके पास्ट लाइफ में? तो डॉक्टर ब्रायन वेस मेडिटेटर नहीं है, वो हिप्नोटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। इस बातचीत का नहीं है, लेकिन उनका पूरा वीडियो है, डॉक्टर ब्रायन वेस के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा पाता। वो बोलता है व्हाट अ पिटी, माय गुरु कुड, मतलब मेरे गुरुजी तो जा पाते थे। मेरे पास एक वीडियो ऐसा पड़ा है जिसमें कि कुछ हीरोज हैं जिनके पास मिस्टिकल पावर्स आती हैं। तो मिस्टिकल पावर्स सुपरमैन जैसी पावर्स नहीं है, जूझ रहे हैं उनके साथ। तो उसमें आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा, और ये पॉसिबल है। मतलब मैंने भी काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब ब्रीदिंग, खाना और मेंटल थॉट्स को भी आपको बहुत ही रेगुलेट करके उसको एक एक नियम से, और वही जैसे एंगर नहीं आना चाहिए आपको, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए। ये जब आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके ब्रेन के सेल्स अभी भी कमजोर हैं। उस केस में अगर आप कमजोर ब्रेन के सेल्स के दौरान अपने बॉडी को अलग करना चाहते हो, मॉलिक्यूलर बॉडी को फिजिकल बॉडी से, तो बहुत बार डेथ हो जाते हैं। इसलिए जब आपकी ब्रेन ये सेल्स इतने स्ट्रांग हो चाहिए कि आपको एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, तभी आपकी बॉडी अलग होती है। ऐसा नेचर ने बना रखा है। एक एक दो बार ऐसा हुआ है, लोगों ने जबरदस्ती अपने साथ किया है और वो अलग करके फिर वापस ही नहीं आए, फिर कभी फिर नेक्स्ट लाइफ लिया। तो उसी लिए हम लोग वंस जो खाना पूछ रहे थे उसका, सो कैसे सर आपने कहा कि कभी कभार हो जाता, क्या हो जाता? वो अगली बार बात करते हैं, पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है? इससे बनना है। नहीं चलिए इसको डिस्कस करेंगे फिर। Now, headline writers had a field day with our studies. I think the headline in the New York Times was, are you packing it on? Blame your fat friends. तो बोलता है जब रिसर्च किया तो हेडलाइन आना शुरू हो गया कि अगर तुम मोटे हो रहे हो तो अपने दोस्त मोटा है उसको उसको उसके ऊपर ब्लेम कर दो। What was interesting to us is the European headline writers had a different take. They said, are your friends gaining weight? Perhaps you are to blame. और यूरोपियन में कहते थे कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स मोटे हो रहे हैं इसका मतलब तुम्हारी वजह से, बिकॉज यूरोपियन में सारे के सारे मोटे ही हैं। And we thought this was a very interesting comment on American, kind of self-serving, not my responsibility kind of phenomenon. Now, I want to be very clear. We do not think our work should or could justify prejudice against people of one or another body size at all. अब हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हम प्रेजुडिस नहीं है। प्रेजुडिस मतलब कोई मोटा है, कोई पतला है, तो हम ये बोले कि मोटा आदमी उसकी गलती है, पतले की गलती नहीं है। हम प्रेजुडिस नहीं है इसके बारे में। प्रेजुडिस मतलब होता है कि हम पक्षपाती नहीं है, हम इनको पसंद करते हैं, इनको हेट करते हैं, ऐसा नहीं है। Now, our next question was, could we actually visualize this spread? Was weight gain in one person actually spreading to weight gain in another person? And this is complicated because we needed to take into account the fact that the network structure, the architecture of the ties was changing across time. तो हम देखना चाहते थे कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि एक मोटा आदमी की वजह से उसके आसपास के लोग मोटे हो रहे हैं, ये ट्रांसफर हो रहा है। और ये इतने लोगों के साथ 2000-3000 लोगों के साथ स्टडी करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। Because obesity is not a unicentric epidemic. There's not like a patient zero of the obesity epidemic. We find that guy, there was a spread of obesity out from him. It's a multicentric epidemic. Lots of people are doing things at the same time. ओबेसिटी किसी बीमारी की तरह नहीं है कि एक टीबी का पेशेंट है और टीबी उस पेशेंट से 10 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओबेसिटी मल्टी सेंट्रिक परेशानी है, जिसमें कि मैं भी खा रहा हूं, आप भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हो, तो आपका कम होना चाहिए, आपका बढ़ना चाहिए। लेकिन इस तरह से ढेर सारी एक्टिविटीज है, इसकी वजह से ओबेसिटी आती है। इसलिए इसको स्टडी करने में थोड़ी सी दिक्कत थी। To show you a 30-second video animation that took me 5 years, me and James, 5 years of our lives to do.
And so again, every dot is a person, every tie between them is a ये relationship. 30 सेकंड का वीडियो उसने बनाया है 5 सालों में। मतलब उसने क्या किया कि जो भी चेंजेस आए आपके नेटवर्क में, जैसे हम दोनों में वेट में, 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल ऐसे 5 सालों में उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में दिखाया। And we're going to put this into motion now, taking daily cuts through the network for about 30 years. The dot sizes are going to grow. You're going to see a sea of yellow take over. You're going to see people be born and die. Dots will appear and disappear. Ties will मतलब form इसमें डॉट्स नए आ रहे हैं, इसका मतलब नए लोग पैदा हो रहे हैं, पुराने डॉट्स खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब मर रहे हैं। and break. Marriages will and divorces, friendings and defriendings. A lot of complexity. A lot is happening just in these 30-year period that includes the obesity epidemic. And by the end, you're going to see clusters of obese and non-obese individuals within the network. Now, when I looked at this, it changed the way I see things, because this network that's changing across time has a memory. It moves. Things flow within it. It has a kind of consistency. People can die, but it doesn't die. It still persists. And it has a kind of resilience that allows it to persist across time. तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि यार ये अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। ये जो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क सिस्टम है, ये अपने आप में, लोग पैदा हों, लोग मरें, लोग मोटे हों पतले हों, लेकिन ये सरवाइव कर जाता है। इसके अंदर रेजिलियंस है। रेजिलियंस मतलब ये टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है। So I came to see these kinds of social networks as living things that we could put under a kind of microscope and study and analyze and understand. And we used a variety of techniques to do this, and we started exploring all kinds of other phenomena. So we looked at smoking and drinking behavior and voting behavior and divorce, which can spread, and altruism. And eventually, फिर इसने बोलता है हमने खाली ओबेसिटी को नहीं चेक किया, हमने फिर देखा स्मोकिंग बिहेवियर, अल्कोहलिज्म, वोट करने का, एल्ट्रुइज्म मतलब होता है अच्छा करना, किसी को दान देना, किसी के लिए कुछ भला करना। ये सारी की सारी चीजें हमने स्टडी की जो इससे इम्पैक्ट होती हैं। we became interested in emotions. Now, फिर हम इंटरेस्टेड किस चीज में हो गए? इमोशंस में। when we have emotions, we show them. Why do we show our emotions? I mean, there would be an advantage to experiencing our emotions inside, anger or happiness. But we don't just experience them, we show them. And not only do we show them, but others can read them. And not only can they read them, but they copy them. There's emotion. तो इमोशंस अपने आप में हम एंजॉय कर ले, लेकिन हम दिखाते हैं। जैसे भाई साहब बार बार हंस रहे हैं तो वो दिखा रहे हैं इमोशन, और बार बार हम दिखाते भी नहीं है, हम कॉपी भी करते हैं। जैसे इनको देख करके अभी वो हंसा नहीं, लेकिन ये हंस दिए, है ना? तो वो कॉपी करते हैं हम लोग इमोशंस को। Contagion that takes place in human population. कंटेजन मतलब कंटेजियस डिजीज, छुआछूत से होने वाली बीमारी। तो इमोशंस क्या है? कंटेजन है, मतलब छुआछूत से आती हैं। तो शैतानी, अगर मान लीजिए 2 भाई हैं, एक शैतानी कर रहा है तो दूसरा शैतानी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, कंटेजियस है। इससे उसको जाएगा, उससे इसको आएगा। And so this function of emotions suggests that in addition to any other purpose they serve, they're a kind of primitive form of communication. And that in fact, if we really want to understand human emotions, we need to think about them in this way. Now, we're accustomed to thinking about emotions in this way in simple, sort of brief periods of time. So for example, I was giving this talk recently in New York City, and I said, like how when you're on the subway and the other person across the subway car smiles at you, and you just instinctively smile back. And they looked at me and said, we don't do that in New York City. And I said, everywhere else in the world, that's normal human behavior. बोलता है इमोशंस के बारे में हम लोग हमेशा ऐसे बातें करते हैं जैसे छोटी छोटी घटनाएं हैं। जैसे आज हम हंसे, चलता है, मैंने ट्रेन में देखा, मैंने कहा कि अगर ट्रेन में आप जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, आप किसी के ऊपर स्माइल करिए तो वो आपके ऊपर स्माइल बैक करता है। बोलता है न्यूयॉर्क में तो हम ऐसे नहीं करते हैं, बोलते हैं बाकी सब जगहों पर करते हैं। तो हम लोग इमोशंस के बारे में कैसे बात करते हैं कि जैसे छोटी छोटी वो घटनाएं हैं। And so there's a very instinctive way in which we briefly transmit emotions to each other. And in fact, emotional contagion can be broader still, like we can have punctuated expressions of anger, as in riots. मतलब बहुत बार बहुत ब्रॉड भी होता है कि 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे में राइट्स होते हैं। आपने कभी राइट्स देखे हैं? राइट्स में एक बार हमारे प्रोफेसर थे, मैथ्स के, पता नहीं कौन से प्रोफेसर थे। बॉम्बे में जा रहा था मैं, दादर एक जगह है बॉम्बे में,
और वहां पर एक बड़ी अच्छी सी जूते की दुकान थी। दाऊद इब्राहिम की अपनी दुकान थी, दाऊद के नाम से। और हमारे गुरुजी वहां से 2 या 3 पेयर जूता निकाल के भाग रहे थे। और उस समय सभी भागा दौड़ी चल रही थी और लोग मुसलमानों के दुकानें घर फेंक रहे थे, जला रहे थे, और वो हिंदू थे। मैंने कहा, सर आप जाओ जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, उठाओ उठाओ, भागो। मतलब नए नए जूते अंदर पड़े हैं, उसकी दुकान जलाई जाएगी, तुम भी लूटो, लूट के भागो। तो वो जो चोरी का, हम लोग नॉर्मली हम बोलते हैं चोरी मत करो, गलत मत करो, लेकिन जब मौका मिलता है और हम लोग के सामने कोई और भी कर रहा है तो उसे हम कॉपी करना शुरू कर देते हैं वो इमोशंस को। question that we wanted to ask was, could emotions spread in a more sustained way than riots across time and involve large numbers of people, not just these pair of individuals smiling at each other in the subway car? तो फिर हम ये जानना चाहते थे कि ऐसा भी हो सकता है कि इमोशन खाली 1-1, 2-2 सेकंड या 1-1, 2-2 घंटे के लिए ट्रांसफर होती है। ऐसा होता है कि ऐसा भी होता है कि बहुत समय तक नीचे नीचे जाता रहता है। जैसे अगर मेरी मम्मी अपनी सास को पसंद नहीं करती और मुझे बार बार बोल रही है वो बुढ़िया बहुत गंदी है, बुढ़िया बहुत गंदी है, तो हमको बुढ़िया गंदी लगने लगेगी। या हमारे पिताजी के छोटे भाई को मेरे पिताजी के दूसरे छोटे भाई पसंद नहीं करते और वो मुझे बोल रहे हैं कि वो खराब है, वो खराब है, तो साल 2 साल 3 साल में मुझे भी वो खराब लगने लगे, चाहे उसके अंदर वो सब खराबियां ना हो फिर भी। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि इमोशंस बहुत समय तक में हमको इंजेक्शन की तरह हमारे दिमाग में आते हैं लोगों से, आसपास के लोगों से? There's a kind of below the surface quiet riot that animates us all the time. Maybe there are बिलो द सरफेस क्वाइट राइट, राइट मतलब लड़ाई चल रही है और दिख नहीं रहा है ऊपर ऊपर, अंदर अंदर से आ रही है आपके अंदर अंदर। emotional stampedes that ripple through human social networks. Maybe, in fact, emotions have a collective existence, not just an individual existence. And this is one of the first images we made to study this phenomenon. Again, a social network, but now we color the people yellow if they're happy and blue if they're sad. And green. ये क्या है? येलो क्या है? ब्लू Between. And if you In look between. at this image, you can right away see clusters of happy and unhappy people, again spreading to 3 degrees of separation. And you might form the intuition that the unhappy people occupy a different structural location within the network. So there's a middle and an edge to this network, and the unhappy people seem to be located at the edges. So to invoke another metaphor, if you imagine social networks as a kind of vast fabric of humanity, I'm connected to you and you to her, on out endlessly into the distance. This fabric is actually like an old-fashioned American quilt, and it has patches on it, happy and unhappy patches. And whether you become happy or not depends in part on whether you occupy a happy patch. अगर देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे पुराने जमाने का अमेरिकन क्विल्ट। अब जो क्विल्ट आते हैं, जो रजाई आती है, वो तो बहुत प्लेन स्मूथ होती है, उसमें रोए निकले रहते हैं। लेकिन पुराने जमाने में कैसे क्विल्ट आते थे, हमारे यहाँ रजाई कैसे आती थी, पैचेस बने होते थे, यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा सिलाई है, फिर यहाँ सिलाई है, तो उसमें ये पैचेस में अगर आप इस पैच में हैं तो आप खुश हैं, आप इस पैच में नहीं हैं तो आप दुखी हैं। ऐसा ये है, दिखाई देता है सोशल स्ट्रक्चर। बल्कि मैंने स्कूल में बोला कि अगर ये ऐसा समझ लो कि काशीनगर के इस एरिया में रहते हैं और आपके 10 लोग हैं आपके दोस्त, इसका मतलब आप खुश आदमी हैं। अगर आपके ये 15 दोस्त हैं, इसका मतलब आप हो सकता है 10 साल के अंदर सुसाइड कर लें। So, this work with emotions, which are so fundamental, then got us to thinking about maybe the fundamental causes of human social networks are somehow encoded in our genes. Because human social networks, whenever they are mapped, always kind of look like this, the picture of the network. But they never look like this. Why do they not look like this? ऐसा नहीं दिखता कभी भी। अगर आप देखें सीधा लाइन, क्यों ऐसा क्यों नहीं दिखता? We form human social networks that look like a regular lattice. Well, the striking patterns of human social networks, their ubiquity and their apparent purpose beg questions about whether we evolved to have human social networks in the first place and whether we evolved to form networks with a particular structure. And so notice, first of all, so to understand this though, we need to dissect network structure a little bit first. And notice that every person in this network has exactly the same structural location as every other person. इसको समझने के लिए कि बताइए सीधा सीधा पैटर्न क्यों नहीं है जैसे मशीनों का होता है, ऐसा आदमी का क्यों नहीं है? तो उसको समझने के लिए हमने उसको थोड़ा सा और अंदर जाकर के स्टडी किया। इसको समझिए तो इसमें नहीं, येलो था और ग्रीन और ब्लू तीन ही था। ऑरेंज जो येलो था उधर हैप्पीनेस,
और ग्रीन वाज सैड, एंड ग्रीन वाज बीच का था और ब्लू वाज सैड। अच्छा, It's not the case with real networks. So, for example, here's a real network of college students at an elite Northeastern university. And now I'm highlighting a few dots. And if you look here at the dots, compare node B in the upper left to node D in the far right. And B has 4 friends coming out from him, and D has 6 friends coming out from him. And so those 2 individuals have different numbers of friends. That's very obvious. We all know that. But certain other aspects of social network structure are not so obvious. Compare node B in the upper left to node A in the lower left. And now those people both have 4 friends, but A's friends all know each other, and B's friends do not. So the friend of a friend of A's is back again a friend of A's. Whereas the friend of a friend of B's is not a friend of B's, is farther away in the network. This is known as transitivity in networks. ये कह रहा है कि यहाँ बी के जो फ्रेंड्स हैं ये दोनों, ये एक दूसरे को नहीं जानते, ये इसको नहीं जानते, ये इसको नहीं जानते, लेकिन इस वाले के 4 फ्रेंड्स हैं, ये इसको जानता है, ये इसको जानता है, ये तीनों एक दूसरे को जानते हैं, ये चारों एक दूसरे को जानते हैं। ये दोनों में हैं तो इसके भी 4 फ्रेंड और इसके भी 4 फ्रेंड है, लेकिन इसके चारों फ्रेंड एक दूसरे को जानते हैं, इसके 4 फ्रेंड एक दूसरे को नहीं जानते। ये अलग चीज पाई गई दोनों में, सोशल नेटवर्क में। And finally, compare nodes C and D. C and D both have 6 friends. If you talk to them, they would say, if you said, what is your social life like? They would say, I've got 6 friends. That's my social experience. But now we, with a bird's eye view, looking at this network, can see that they occupy very different social worlds. And I can cultivate that intuition in you by just asking you, who would you rather be if a deadly germ was spreading through the network? अगर मैं आपसे पूछूं, सी में रह सकते हैं आप या डी में रह सकते हैं, और अब एक जर्म फैलने वाला है, तो आप किस में, दोनों में किस में रहना चाहेंगे? फिर से बताइए, सी में क्यों रहेंगे? अगर जर्म फैलने वाला है तो डी में रहेंगे, सी में? सी वाले एक दूसरे को जानते हैं। ये सी बीच में है यहाँ पे, और डी यहाँ है। इसके सारे फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं। नहीं जानते या नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी पोजीशन के हिसाब से देखिए, सी में डी में रहेंगे। जिसको सुसाइड करना होगा सी में रहेगा पहले, जिसको बचना होगा वो कोशिश करेगा भैया कोने में रह लो। ठीक बात है। Rather be C or D? You'd rather be D, on the edge of the network. And now who would you rather be if a juicy piece of gossip, not about you, was spreading through the network? बोलता है, अब मान लो कोई गॉसिप कॉलेज में किसी ने किसी को कुछ कर दिया और वो गॉसिप फैलने वाली है, तो आप कौन से में रहना चाहेंगे, सी में कि डी में? Now you would rather be C. So different structural locations have different implications for your life. And in fact, when we did some experiments looking at this, what we found is that 46% of the variation in how many friends you have is explained by your genes. And this is not surprising. We know some people are born shy and some are born gregarious. That's obvious. But we also found some non-obvious things. कुछ शाई लोग होते हैं और कुछ नॉन शाई होते हैं, ये ऑब्वियस चीज है, लेकिन कुछ नॉन ऑब्वियस चीज हमने पाई। For instance, 47% in the variation in whether your friends know each other is attributable to your genes. Whether your friends know each other has not just to do with their genes, but with yours. And we think this is the reason for this is that some people like to introduce their friends to each other. You know who you are. And others of you keep them apart and don't introduce your friends to each other. And so some people knit together the networks around them, creating a kind of dense web of ties in which they are comfortably embedded. तो ये बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारे दोस्त बने हैं, जरूरी नहीं कि उनकी वजह से तुम उनके बहुत अच्छे गहरे दोस्त हो या आपस में वो लोग दोस्त हैं, बट आपकी जीन्स में ऐसी क्वालिटी है कि आप सबको जोड़ना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं जो जानबूझ के अलग अलग रखना चाहते हैं लोगों को, तो ये उनकी जीन्स में है, उनकी बॉडी के अंदर घुसी हुई है। We even found that 30% of the variation in whether or not people are in the middle or on the edge of the network can also be attributed to their genes. So whether you find yourself in the middle or on the edge is also partially heritable. Now, what is the point of this? How does this help us understand? इन सबसे फायदा क्या है जान करके ये सब चीजें? How does this help us figure out some of the problems that are affecting us these days? Well, the argument I'd like to make is that networks have value. They are a kind of social capital. बोलता है मैं यहां पर ये चीज बताना चाहूंगा कि नेटवर्क की अपनी क्या है, वैल्यू है, और वो एक तरह का सोशल कैपिटल है। कैपिटल समझते हैं? कैपिटलिज्म जानते हैं? कैपिटल मतलब आपका पैसा है। आप कैसे दोस्त बनाते हो वो आपका नोट है, उसके अंदर में वैल्यू है। New property
properties emerge because of our embeddedness in social networks. And these properties inhere in the structure of the networks, not just in the individuals within them. So think about these two common objects. ये दोनों कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं और अगर आप अपने नेटवर्क बदलते हैं तो आप रहेंगे वही, लेकिन आपकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे यहां, जैसे They're both made of carbon. And yet one of them has carbon atoms in it that are arranged in one particular way on the left, and you get graphite, which is soft and dark. But if you take the same carbon atoms and interconnect them a different way, you get diamond, which is clear and hard. And those समझ में आया? properties of softness and hardness and darkness and clearness do not reside in the carbon atoms. They reside in the interconnections between the carbon atoms, or at least arise because of the interconnections between the carbon atoms. यहाँ रोक करके मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। चंदन जो हॉस्पिटल जहाँ काम करते हैं, उसका पूरी फैमिली उसी बिजनेस में डॉक्टर साहब की, और पूरी फैमिली करोड़पति है। तो एक बंदा अगर सक्सेसफुल हो जाता है और फिर वो धीमे धीमे लोगों को कनेक्ट करना शुरू करता है अपने काम में। जैसे मेरे पिताजी पिछले 10, 15, 20 सालों में कोशिश करते रहे हैं कि अपनी पूरी फैमिली को करोड़पति बना लें, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन इस बंदे ने खाली अपनी फैमिली को नहीं, कम से कम और 10 फैमिलीज को करोड़पति बनाया है। तो ही इज टेलिंग दैट इट इज बिकॉज योर कनेक्टिविटी विद पीपल एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर कनेक्टेड विद इज वेरी वेरी वैल्यूएबल। So similarly, the pattern of connections among people confers upon people, the groups of people, different properties. It is the ties between people that makes the whole greater than the sum of its parts. मतलब अगर आप हो सकता है किसी काम के ना हो, हम किसी काम के ना हो सकता है आपकी वैल्यू वैसे बहुत कम हो, मेरी वैल्यू भी बहुत कम हो, लेकिन जॉइंट वैल्यू हमारी हो सकता है बहुत ही ज्यादा। It's not just what's happening to these people, whether they're losing weight or gaining weight or becoming rich or becoming poor, or becoming happy or not becoming happy that affects us. It's also the actual architecture of the ties around us. Our experience of the world depends on the actual structure of the networks in which we're residing and on all the kinds of things that ripple and flow through the network. तो हमारा एक्सपीरियंस भी हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हो, और अगर हमारा नेटवर्क कमजोर है या ऐसे लोगों का है जो उस दुर्घटना को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं, तो हम उसको बहुत ज्यादा तरीके से बुरी तरीके से एक्सपीरियंस करेंगे। और वहीं अगर हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार लोगों का है, तो बड़ी से बड़ी परेशानियां भी जब हमारे पास पहुंचेंगी तो हम उस नेटवर्क की वजह से हम हमारे तक पहुंचते पहुंचते हमारा एक्सपीरियंस बहुत हल्का हो जाएगा। Now, the reason I think that this is the case is that human beings assemble themselves and form a kind of superorganism. और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम खाली अलग अलग बीइंग नहीं है, हम सब आपस में जब असेंबल होते हैं तो एक तरह का खुद ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक मैं आपको फिल्म दिखाऊंगा, उसमें एक वकील होता है और उसको वो पागल हो जाता है। जिस कंपनी में वो जॉब करता था, जिस कंपनी ने उसको ढेर सारे पैसे दिए थे, माइकल क्लाइटन, वो उसी कंपनी को डुबा रहा था। तो उसका हेल्प करने के लिए उसका एक फ्रेंड गया था, माइकल क्लाइटन, वो भी वकील था। उसने उसको समझाया बुझाया, नहीं माना, अल्टीमेटली उसको खून कर दिया गया उस वकील को जो कंपनी को डुबा रहा था। फिर माइकल क्लाइटन रिसर्च करने गया कि अरे यार ये कैसे, और दिखाया गया तो सुसाइड हुआ है। तो जब उसके रूम में गया सर्च करने के लिए, उसको एक किताब मिली और फिर फाइनली वो भी पागल हो गया लास्ट में। लेकिन वो पागलपन बहुत स्पेशल पागलपन है। वो पागलपन ये बताता है कि उस वकील को असल में कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ था जिसकी वजह से वो सुधर गया था। क्यों? क्योंकि वो जो कंपनी थी तो बहुत अरबों डॉलर की कंपनी, लेकिन उसकी जो वेस्ट निकल रही थी, कंपनी का नहीं वेस्ट निकलता है प्रोडक्ट फैक्ट्री में से, उससे लोगों को कैंसर हो रहा था। तो वो पागल क्यों हो गया था? क्योंकि वो बोलता है कंपनी बंद होनी चाहिए, इतना वेस्टेज निकल रहा है, हजारों लोगों को कैंसर हो रहा है, तो बंद होना चाहिए। जबकि कंपनियों ने प्रॉफिट की वजह से वो सब कागज छुपा दिए थे। और जब इसको पता चला तो सुधर नहीं गया, कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से 1 सेकंड में बदल गया ये आदमी। तो इस फिल्म को मुझे देख करके आया कि यार ऐसा हो सकता है कि कोई बाहर की कोई शक्ति है जो मुझे आप लोगों से जोड़ रही है, मुझे डॉन बॉस्को से जोड़ रही है, मुझे चिल्ड्रन अकेडमी से जोड़ रही है, मुझे 100 स्कूलों से जोड़ रही है, और मुझे ऐसे लोगों से भी जोड़ रही है जो मुझे हेल्प कर रहे हैं सुधरने के लिए, मतलब मुझे ठीक होने के लिए हेल्प कर रही है, और मैं आपको जोड़ रहा हूं। तो इज इट दैट दिस स्ट्रक्चर मेरा कोई एक्चुअली बना रहा है ये?
Now, superorganism is a collection of individuals which show or evince behaviors or phenomena that are not reducible to the study of individuals and must be understood by reference to and by studying the collective. Like, for example, a hive of bees that's finding a new nesting site, or a flock of birds that's evading a predator, or a बोलता flock... है जब ग्रुप ऑफ पीपल को जो एक तरह से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं उनको स्टडी करने में आप उनको ऐसे स्टडी नहीं कर सकते। एक को स्टडी कर ले तो सबका बिहेवियर पता चल जाए, ऐसा नहीं होता है। वो ग्रुप का ही स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टडी करें किसको, आई स्टडी करें किसको, जैसे बीज हाइव में नहीं होती मधुमक्खियों, एक मधुमक्खी को पकड़ेंगे तो आपको उसकी हैबिट नहीं मालूम पड़ेगी। आज बुला ली अंदर दीदी शायद है, देखिए अभी 10 मिनट तो चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा इस। जो क्वालिटी मेरे अंदर है वो चीज अचानक से आपके अंदर आ रही है, आप चाहे मेहनत कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। वो सेरेनिटी, वो खुशी, वो पीस, वो कंसंट्रेशन धीमे धीमे आपके अंदर घुसता जाएगा, बिकॉज वो ग्रुप की वजह से आ रहा है। तो ये कह रहे हैं ये of birds that's able to pool their wisdom and navigate and find a tiny speck of an island in the middle of the Pacific, or a pack of wolves that's able to bring down larger prey. बोलता है ऐसे ही है कि जैसे पैक ऑफ वुल्फ्स मिलकर के 15-20 एक बड़े शेर को, चीता को भी शिकार कर लेते हैं, मालूम है आपको? तो ऐसे ही है ये। Superorganisms have properties that cannot be understood just by studying the individuals. I think understanding social networks and how they form and operate can help us understand not just health and emotions, but all kinds of other phenomena like crime and warfare and economic phenomena like bank runs and market crashes and the adoption of innovation and the spread of product adoption. ये भी समझ में आएगा हम लोगों को कि नई नई मार्केट कैसे बनते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, नए नए बिजनेसेस कैसे होते हैं, क्राइसिस कैसे आती हैं, परेशानियां कैसे आती हैं। अगर हम सोशल कनेक्शन को अपना देखना शुरू करें तो हो सकता है हमको नई नई चीजें समझ में आएंगी। Now, look at this. I think we form social networks because the benefits of a connected life outweigh the costs. If I was always violent towards you, or gave you misinformation, or made you sad, or infected you with deadly germs, you would cut the ties to me and the network would disintegrate. तो अगर ऐसा समझिए, अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं, मैं गाली दे रहा हूं, गलौज कर रहा हूं, तो आप मुझसे कट जाएंगे, कनेक्शन नहीं बनाएंगे। So the spread of good and valuable things is required to sustain and nourish social networks. तो अगर आप सोशल नेटवर्क को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीजें ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी एक दूसरे से बीच में। Similarly, social networks are required for the spread of good and valuable things like love and kindness and happiness and altruism and ideas. और साथ ही साथ आपको नेटवर्क चाहिए तभी तो फैलेगा। मैंने कोई नई चीज यूज की, अच्छा लग रहा है, मैंने आपको बताया, आपने जाके खरीदा, तो नेटवर्क। ऐसे ही हम खुश हैं, श्रीश रोता है तो मैं उसको गोद में ले लेता हूं, तो वो खुशी ट्रांसफर करता हूं, तभी वो ट्रांसफर होती है, तभी आगे भी बढ़ती है। I think, in fact, that if we realized how valuable social networks are, we'd spend a lot more time nourishing them and sustaining them. Because I think social networks are fundamentally related to goodness. And what I think the world needs now is more connections. Thank you. बोर हो गए सब? इसकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी और इसने जोक्स कम डाला था, इसलिए इसका लेक्चर थोड़ा फास्ट भी था। इनका ये समरी खाली बता रहे हैं कि सोशल नेटवर्क कनेक्शंस के बारे में है और कनेक्टेड हमको होना चाहिए। लेकिन मेरा कुछ और कहना था। मेरा ये कहना था कि नंबर 1 कि आप कनेक्ट तो सबसे होइए, हाँ, प्लस अगर आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, जैसे उसने कहा कि आपका फ्रेंड अगर दारू पी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी दारू पिएंगे। आप विल पावर रखिए तो आप दारू नहीं पिएंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कोशिश करूंगा उस बंदे के साथ कि या तो उसको दारू छुड़वाऊं या तो मैं खुद को छोड़ दूं उससे। मान लीजिए मेरे पिताजी हैं, वो, उनको मैं नहीं छोड़ सकता, तो भी मैं कोशिश करता रहूं। और मान लीजिए कोई, जैसे हमारे राम जी भैया आते हैं, ड्राइवर भैया हैं, तो उनके करीब 30, 40, 50 फ्रेंड्स हैं उनके गांव में, और हर आए दिन उनका कोई फ्रेंड जेल में जा रहा है, कोई किसी का पुलिस केस हो रहा है, कोई किसी का उधार ले रखा है, तो मैं उनको बोलता हूं इनसे बचो। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करिए, खराब के साथ दोस्ती मत करिए, आप ये नहीं कर सकते। जो आपके पास है, जो आपसे दोस्ती करेगा, आप उसी से दोस्ती करेंगे। लेकिन आप उस आदमी के साथ जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसके नॉर्म्स को बिगाड़िए मत। मतलब अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, या हम चोरी नहीं करेंगे, या हम बंक नहीं मारेंगे। जैसे कुछ बच्चों ने कुछ दिन पहले बंक मारा था और ओएल चले गए थे, तो उन्होंने आपस में तीनों हंसते हैं, बोलते हैं अब तो हम सेलिब्रिटी हो गए, अब तो स्कूल में हम फेमस हो गए। जैसे माज को लगता है कि हम बहुत फेमस हैं और मैम हमको इसलिए नाराज होती है क्योंकि हम बहुत फेमस हैं। तो ये हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसका नॉर्म हमने बिगाड़ लिया है। नॉर्म मतलब नॉर्मल चीज। नॉर्मली आप गाली नहीं देते हैं, एक बार गाली दे दिया, एक बार अगर आपने गाली दे दिया तो दोबारा गाली देना आसान हो जाएगा आपके लिए। और जब दो बार गाली दे दिया, तीसरी बार गंदी वाली गाली देना आपके लिए आसान हो जाएगा। और चौथी बार फिर आपको गाली गलौज में ही बातें करेंगे आप। फिर धीमे धीमे आप देखेंगे कि आपके अंदर में वायलेंस भी आती जा रही है। जो लोग खून करते हैं, वो लोग शुरू शुरू में पहली बार जब करते हैं उनको लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत खराब लगता है, गिल्ट होता है। लेकिन दोबारा तिबारा चौथी बार फिर आसान हो जाता है। और ये गंदी आदतें क्यों हम सुधारें? लोगों के लिए नहीं, क्योंकि जितनी हैबिट्स हमारी नॉर्मल सी हैबिट्स, जैसे जैसे ये नॉर्मल हैबिट है बालों को रंग बिरंगा बनाना, या हम अपने बालों को ऊंचा ऊंचा कर लें। ये गलत हैबिट नहीं है, ये नॉर्मल है हैबिट, लेकिन नॉर्म है ये। नॉर्म मतलब सर इसमें कोई बुराई है नहीं। या जैसे आपने क्या बनाया था उस दिन हाथों में, टैटू। टैटू नॉर्म है। अब वो नॉर्म आपको कुछ शुरू में तो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीमे 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 वो चीज आपको थोड़ा और फिर थोड़ा और फिर थोड़ा और ले जाएगा, और पता नहीं चलेगा। एक चीज मैं आपको यहां पर लास्ट में बताता हूं, बड़ी काम की चीज। ये रियल स्टोरी है। एक फिल्म बनी है म्यूनिक। म्यूनिक जानते हैं? जगह एक बार ओलंपिक्स वहां पर हुआ था म्यूनिक में। इजराइल में नहीं, जर्मनी में है शायद। तो वहां पर ओलंपिक्स का गेम हुआ था, जर्मनी में ना। और वहां पर ओलंपिक्स के जो प्लेयर्स थे, उनको, जो इजराइल से गए थे, उनको मार दिया था टेररिस्ट्स ने। बहुत बड़ी न्यूज आई थी ये। तब इजराइल गवर्नमेंट ने सीक्रेट मिशन बनाया कि उनके जो टेररिस्ट हैं उनको हम मारेंगे। इन्होंने अपना बेस्ट आईएएस ऑफिसर को उठाया, उसको बोला कि तुमको जितना पैसा चाहिए लो, और जितने भी टेररिस्ट हैं उनको मारो। उनका नाम आया था 4-5 टेररिस्ट का। तो उसने ये भी देश के लिए तैयार हो गया। इसकी मम्मी ने उसको तैयार किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, अपने देश के लिए बदला लेना है ये। फिर गया और इसके अकाउंट में, सीक्रेट अकाउंट में $1.5-2 लाख डाल दिया गया। और इसने अपनी टीम बनाई 8-10 लोगों की, और फिर उनको टारगेट किया कि ये टेररिस्ट से इनको मारना है। लेकिन वो कहाँ रहेंगे ये चीज खोजने के लिए एक बंदा था जो स्पेन में रहता था, और वो खाली इंफॉर्मेशन देता था, और किसान था वो टेररिस्ट नहीं था, ही वॉज लाइक ए इन्फॉर्मर। और उसने एक नियम बनाया था अपना, और वो था कि मैं किसी भी गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं कभी। तो अगर मुझसे किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंडिविजुअली आता है किसी के बारे में पूछने, तो मैं बता दूंगा। तो ये बंदा चालाकी के साथ गया और उसने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, मैं तो खुद ही हूँ। और तो फिर उसको लेकर गया उसने, और सारी इन्फॉर्मेशन दी। और फिर एक एक करके इसने 3-4 या सारे के सारे टेररिस्ट को मार दिया। एक दिन इसने देखा कि ये जा रहा है और इसके पीछे पीछे कुछ 2-3 लोग जा रहे हैं। इसको डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे भी, भाई मैं उनको मार रहा हूं तो मैं भी तो खूनी हूं, तो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट के लिए या उनके लोगों के लिए हम ही टेररिस्ट हैं। और फिर ये बगल में गया, एक फोन का बूथ था, काफी साल पहले की बात है, मोबाइल नहीं होते थे उस समय। तो फोन उठाया, उसको फोन किया। उसने कहा कि सर आपने मेरे बारे में किसी को बताया तो नहीं है? बोलता है नहीं, नहीं बताया, अभी तक तो नहीं बताया। तुम किसी गवर्नमेंट से तो नहीं हो? अगर हो तो शायद बता दूं, नहीं हो तो शायद नहीं बताऊं। ऐसा करके रख दिया। इस फिल्म से मुझे समझ में आया, आशीष भाई, चाहे गवर्नमेंट के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे किसी चीज के लिए भी, अगर तुम खून करते हो तो तुम टेररिस्ट हो, क्योंकि तुमने टेररिज्म फैलाया है। अब किसी को बचाने के लिए अगर खून करते हो तो अलग कहानी है। कोई किसी को रेप कर रहा है, आप उसको बचा रहे हो, उसमें आपके हाथ से खून हो गया। लेकिन अगर आप, किसी ने आप रेप कर दिया है आपके किसी जान पहचान का, और उसके लिए आप डिसाइड करते हो कि अब मैं रिवॉल्वर लेके जाऊं, उसको मार डालूंगा, दैट killing activity is a violence, and that violence will slowly make you
टेररिस्ट, क्योंकि टेररिस्ट दूसरों को नहीं डराते, सबसे पहले खुद ही डरे रहते हैं। मेरे लिए आंख आई ओपनिंग पिक्चर थी, और ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तब मुझे पहली बार पता चला कि टेररिस्ट बनते कैसे हैं। टेररिस्ट ऐसे ही बनते हैं, नॉर्मल आदमी होते हैं, उनको लोग मोटिवेट करते हैं और वो खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं किसी बड़े मिशन के लिए। तो ऐसे हमारे स्कूल में भी टेररिस्ट बनते हैं। उस फिल्म में बस फिल्म यहीं तक थी, बस म्यूनिक नाम से उन्होंने, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया था पिक्चर ये दिखाने के लिए कि टेररिस्ट, हम लोग को लगता है कि टेररिस्ट पाकिस्तान में इकट्ठा करके लोगों को पागल बना बना के बनाते हैं। नहीं, आम आदमी, आम घरों से बच्चे निकल के आते हैं। ऐसे ही आम घरों में से लड़कियां निकल के आती हैं जो प्रोस्टिट्यूट्स बनती हैं। जरा सा ड्रिफ्ट होता है, मतलब आज गए, आज फ्रेंड से एसएमएस कर रहे हैं, फिर उसने बोल दिया चलो अच्छा वहाँ रेवाड़ी स्वीट्स में मिल लेते हैं। रेवाड़ी स्वीट्स पे गए, आज देखा मैंने दो तीन बच्चे 9th के और 4-5 लड़कियां खड़ी थी, बातचीत कर रही थी। ये नॉर्मल चीज है, एक नॉर्म है। और वो फोटो देख रही थी एक दूसरे का, जी मुझे दिखाओ, मुझे आज खींची होगी फोटो, आज तो सेलिब्रेशन था। फिर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो अच्छा मुझे वहां मिलना है, 2 दिन बाद वहां मिलेंगे, वो इन्फॉर्मेशन किसी और को मिलेगी, फिर वहां से लोग रिवॉल्वर और कट्टा निकाल के आएंगे, फिर एक दूसरे को पीटेंगे, मारेंगे। ये सब नॉर्म की तरह एब नॉर्मल हो जाएगा। पहले नॉर्मल बदलेगा, फिर बाद में एब नॉर्मल हो जाएगा। तो सोशल, आप अपना नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएं और एक और नियम बनाएं। मैंने एक नियम बनाया है कि बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, ढेर सारे। मैं अभी तक खाली 3 मिलियनियर्स को नहीं, बिलियनियर्स को जानता हूँ, करोड़पति नहीं, अरबपतियों को खाली 3 ही जानता। हाँ नहीं, पर्सनली जानता हूँ मैं उनको, मेरी बात होती है। उमेश गौतम जी को जानता हूँ और राजू वेंकटरमन को जानता हूँ। नहीं, वो तो वो है इन्वर्टिस के फाउंडर राजू वेंकटरमन है, वो मेडॉल के जो मेरे बॉस थे, और यहाँ पर जो चंदन के बॉस, 3 बॉसेस को मैं जानता हूँ। तो अच्छे अच्छे लोगों को अगर कनेक्टिविटी डालेंगे और उस रिलेशनशिप को स्ट्रांग करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसलिए फेसबुक पर स्पेशली उन्हीं वही फोटोज डालें जो आप चाहते हैं कि बाकी लोग देख करके आपको वैल्यू करें। फेसबुक को आप डंपिंग ग्राउंड ना बनाएं कि जो भी मन में आया है फेसबुक पर डाल दो, दुखी हैं तो फेसबुक पर रोता हुआ सूरज डाल दो, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो हाथ काटते हुए फेसबुक पे डाल दो, कि उसको दिखा दें वो दुखी, वो मुझे मान जाए। जो लड़की आपसे 2 छोड़ चुकी है ना, फेसबुक पे आपकी फोटो देख करके मानेगी नहीं। इसलिए ये वो मानेगी कैसे, जब आप बहुत ही ज्यादा पैसा सा कमाना शुरू कर देंगे और उसको जाकर के देंगे, लो 10,000 रुपये का तुम्हारे लिए गिफ्ट है, या कैश दे देंगे, और वो भी आपके पास होगा नहीं, या चोरी करके लाएंगे। और चोर चोर आदमी से लड़कियां पटती नहीं, इसलिए मुश्किल है आप लोगों के लिए इस उम्र में लड़कियां पटाना, तो उस चक्कर में पड़े ही ना। ठीक है, लड़के पटाएं, मतलब अच्छे अच्छे लड़के पटाएं जो सोशल नेटवर्क में। क्या बोल रहे हैं?